Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is पलक रखियानी, your English educator. I hope आप सब बढ़िया होंगे and आज जो टॉपिक है वो भी बहुत ही बढ़िया सा है. As you can see, the topic is cohesive devices, या जिसे हिंदी में हम संसक्त उपकरण कहते हैं. For some of you, this topic must be very new because जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं from a primary classes तब हमने ये नाम नहीं सुना है. लेकिन बेटा जब मैं तुम्हें अंदर जाके cohesive devices बताऊंगी क्या है, so कहीं ना कहीं आपने ये सुने होंगे. Cohesion का मतलब ही होता है जोड़े रखना. So ये सारे जितने भी वर्ड्स आएंगे जो आपको सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को लिंक कराने में काम आते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो भाई वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं. लेट्स बिगिन विद द सेशन. एंड कोहेसिव सुनते ही बिकॉज आई थिंक अगर खैर कोई भी क्लास के देख रहे हो लेकिन क्लास 9th के स्पेशली तो दे नो साइंस में हम एक वर्ड पढ़ते हैं कोहेजन, है ना भाई. साइंस तो पढ़ते ही हो अच्छे से, तो कोहेजन वर्ड सुना होगा ना कभी. अब कोहेजन का मतलब क्या होता है? संसक्त करना यानी चिपका के रखना, टू स्टिक समथिंग. अब यहाँ पे स्टिक में क्या होता है? साइंस में स्टिकिंग ऑफ पार्टिकल्स. हाँ भाई पलक मैम को भी आती है साइंस, चिंता मत करो. तो स्टिकिंग ऑफ पार्टिकल्स ये कोहेजन तो हो गया साइंस का. अब मैम जरा बताइए इंग्लिश ग्रामर में कोहेजन क्या होता है? इंग्लिश ग्रामर में भी बेटा बोलते हैं कुछ भी हो जाए, चेंज हो जाए, लेकिन एक्चुअल मीनिंग तो वही रहेगा. तो यहाँ पे भी दिक्कत कुछ नहीं है, यहाँ भी स्टिकिंग है, बट इंस्टेड ऑफ पार्टिकल्स हमारे भाई क्या है इंग्लिश में? सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस हैं. भैया इनको भी तो जोड़ना है, अच्छी इंग्लिश लिखनी है. मम्मी पापा ने बताया है भाई हिंदी तो हम अच्छी पढ़ते ही हैं, बट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज जो हमारी भाई रोजमर्रा की यहाँ बिजनेस लाइफ में बहुत यूज किया जाता है ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, तो आनी चाहिए. वो आने के लिए कोहेसिव डिवाइसेस जो वाक्य आप बनाते हैं उनको जोड़ने में सही तरीके से. अच्छा भाई जोड़ना भी ऐसे का वैसे नहीं है. फेविकॉल यूज करते हो, गम वगैरह, है ना, वो वाला गम नहीं भाई, वो तो गम सबके पास है, लेकिन मैं जो है गोंद वाली बात कर रही हूँ, चिपकन वाली, ठीक है. सो उसमें हमें अगर कोई चीज जोड़नी हो, मान लो पेन टूट गई, तोड़ के नहीं दिखाऊंगी भाई, नहीं तो देंगे नहीं, वो नहीं है ना, तो तोड़ूंगी नहीं, बट मान लो ये पेन टूट गई. अब जब मुझे इसे चिपकाना है तो यार कॉमन सेंस है कि मैं दोनों पार्ट को सही चिपकाऊंगी, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, ऐसे थोड़ी ना कर दूंगी. तो सिमिलरली कहना ये चाहती हूँ कि व्हेन यू आर लिंकिंग सेंटेंसेस तब तुम्हें दिमाग लगा के जोड़ना है. अब जैसे कुछ सेंटेंसेस में एंड लगता है. अब कुछ बच्चों का क्या मन करता है, हर जगह मैंने देखा है, नॉट इवन बच्चे, व्हेन आई एम सेइंग बच्चे ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग भी जो मास्टरी कर चुके हैं, दे ऑल्सो डू दिस मिस्टेक, हर जगह एंड लगा दिया. अरे भाई एंड का मतलब अलग है, बट का मतलब अलग है, देयरफॉर का मतलब अलग है. तो ये जो वर्ड्स है ना, यू नीड टू लिंक इन द करेक्ट सेंटेंस ताकि वो करेक्ट मतलब बताए. तो चिंता मत करो, ये जितने प्रश्न मैंने आपके दिमाग में खड़े कर दिए हैं, आई एम गोइंग टू टेल द आंसर ऑफ ईच ऑफ दोस. एंड जो एक्सप्लेनेशन है मिक्स लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश प्लस हिंदी, ताकि आप दोनों ही लैंग्वेजेस में से अच्छे से समझ पाए. तो आइए भाई डेफिनेशन की बात करते हैं. व्हाट आर कोहेसिव डिवाइसेस? These are words or phrases used to link ideas, sentences and paragraphs together, creating a cohesive and coherent piece of writing. तो cohesive devices क्या होते हैं? ये ऐसे कुछ शब्द होते हैं या phrases जो ideas, sentences या clauses या paragraphs को एक साथ जोड़ते हैं और एक अच्छा piece of writing आपको बना के देते हैं. They help to make the flow of the writing smooth, easy to follow and logical for the reader. भाई देखो आज की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, हमको हर चीज में लॉजिक चाहिए रहता है, राइट. सो एज ए रीडर जिनको रीडिंग का शौक है, अच्छा शौक छोड़ो भाई, तुमको एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही है. सो व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग, वो चीज याद कब अच्छे से होगी? जब उसमें लॉजिक होगा. सो सिमिलरली कोहेरेंट डिवाइस या कोहेसिव डिवाइसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस को लॉजिकली जोड़ने का काम करते हैं. चलो मैम जोड़ना तो हो गया, अब आप फाइनली बता दो कौन से होते हैं कोहेसिव डिवाइस. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई टेल यू दिस कोहेसिव डिवाइसेस एंड आई थिंक देखते ही सबके मन जाग गया होगा, अरे हाँ मैम ये तो हमने पढ़ा है. सो हियर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कोहेसिव डिवाइसेस. ये वो डिवाइसेस वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट व्हाट इज नीडेड अप टू दिस ग्रेड, स्कूल लेवल तक आपके लिए जितने रिक्वायर्ड है उतने मैं बता देती हूँ. चलिए, नंबर 1 इज कंजंक्शन. कंजंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं भाई, कहाँ पे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में. सो उम्मीद है मेरे जितने भी लर्नर्स हैं वो मुझे जवाब दे पाएंगे. यस मैम, हमने आपसे पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है कंजंक्शन जिसे कहा जाता है. अब इसकी ट्रिक किस किस को याद है जरा मुझे बताओ. मैंने कहा ना शब्द को देखते ही ट्रिक याद आनी चाहिए, नाम में ही सब कुछ रखा है. कंजंक्शन, व्हेन आई सी दिस नेम कंजंक्शन, तो बेटा इसमें देखो एक वर्ड आता है जंक्शन. जंक्शन क्या होता है?
ट्रेन वगैरह में गए हो, स्टेशन आता है ना, पटना जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, भोपाल जंक्शन। सो जंक्शन का मतलब क्या हुआ भाई, जंक्शन, जे से जे याद रखो, जे से जंक्शन, जे से जॉइन। कितनी ट्रिक बता दी यार मैंने, सब ले लो, कहाँ मिलेंगी इतनी सारी ट्रिक्स हैं। देखो निंजा टेक्निक मेरा बताने का काम है, तुम्हारा काम है तुम इसे नोट करो। होता है ना कि फायदा मिल रहा है, ले लो भाई, ठीक है। सो कंजंक्शन, जंक्शन से जे याद रखो, जॉइन। तो ये कैसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को जॉइन या बेटा किसका काम करे, जोड़ने का काम करे। लेट्स रीड अबाउट देम। चलो भाई, conjunctions are used to link clauses and phrases together। clauses and phrases भी हम पढ़ चुके हैं भाई। clauses क्या होते हैं, सेंटेंस का ही एक पार्ट होते हैं जिनका एक सेंस होता है लेकिन फुल मीनिंग नहीं आता है उनसे, ठीक है। some examples of conjunctions include and, but, or, however, therefore, although and because। ये वो वर्ड है जो आई थिंक आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप चाहे पढ़ रहे हो, चलो तुम चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, साइंस की हो, यू सी ऑल दीज वर्ड्स, राइट, तभी वो सेंस बनाती है। अच्छा ये वर्ड तो हम सबका प्यारा है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए या जो भी स्टूडेंट हो उसके लिए ये वर्ड बहुत प्यारा है, बिकॉज। क्योंकि भाई बचपन से आंसर लिखते आ रहे हैं एंड वी हैव बीन यूजिंग दिस वर्ड सिंस देन, बिकॉज। the process of photosynthesis is like this because। तो because यानी क्या, क्योंकि। तो ये सब वर्ड्स जो हम हिंदी में यूज करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे आसानी से समझ आ जाएंगे। तो ये क्या काम कर रहे हैं बेटा, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। These words help to clarify the relationship between different parts of a sentence or paragraph। ये बहुत बड़ी बात है। clarify का मतलब क्या होता है, क्लियर करना। बेटा होता है ना कभी कभार रिश्ते हमें समझ नहीं आते हैं कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो एक सेंटेंस या एक पैरा जब तुम पढ़ रहे हो उसका पूरा सेंस समझना बहुत जरूरी है। यानी आज तुम ये जो जितना मैंने लिखा है ये कैसे समझ रहे हो, बिकॉज दिस इज करेक्ट ग्रामर, करेक्ट इंग्लिश। तो यही काम है कंजंक्शन का कि किसी भी पैराग्राफ में वर्ड्स को, सेंटेंसेस का एक्चुअल रिश्ता बताते हैं कि कौन सा वर्ड क्योंकि कह रहा है, कौन सा वर्ड और बताना चाह रहा है, कौन सा वर्ड लेकिन बताना चाह रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। तो आइए इसी बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर गई, कोई भी स्टोर गई होंगी है ना खरीदारी करने, बट दे वर क्लोज्ड। तो यहाँ पे बट क्या कर रहा है बेटा, इन दोनों सेंटेंस को लिंक बता रहा है। मैंने कहा आई वेंट टू द स्टोर, दे वर क्लोज्ड, तो ये अच्छा नहीं लगा। मैं स्टोर गई थी, मैंने बताया मम्मी को, मम्मी मैं स्टोर तो गई थी, बट यानी क्या, लेकिन। अरे हिंदी में कहते हो लेकिन, इंग्लिश में क्यों नहीं कह सकते बट, है ना। I went to the store but they were closed। तो यहाँ but कितनी अच्छे से दोनों चीजों को क्लैरिफाई कर रहा है कि भाई तुम गए तो थे लेकिन वो स्टोर बंद था। Is it clear or not? बात समझ आई कि नहीं? चलिए भाई, अब जैसे मैं किसी से पूछ रही हूँ, है ना, मेरा फ्रेंड है, उसका बर्थडे है, मेरी फ्रेंड है, उसका बर्थडे है, तो मैं उससे पूछूंगी गिफ्ट देने के लिए तुम्हें क्या पसंद है। You want a watch? तुम्हें घड़ी चाहिए या फिर तुम्हें ड्रेस चाहिए। तो अब दोनों में से मैं ऑप्शन दे रही हूँ। अच्छा पता है इस चीज में एक बहुत ही बढ़िया से एग्जांपल दिखाती हूँ क्योंकि इसमें फ्रेंड की बल्ले बल्ले हो सकती है। देखो अब मैं अपनी दोस्त को दो ऑप्शन देना चाहती हूँ कि भाई या तो तू वॉच रख या तो तू ड्रेस रख, कौन सा गिफ्ट तुम्हें चाहिए। अब मुझे जो है अच्छे से मान लो इंग्लिश नहीं आती होती तो मैं पता है कैसे लिखती, डू यू वॉन्ट अ वॉच एंड अ ड्रेस। अगर मैंने ये लिख दिया तो बताओ बेटा क्या होगा, मुझ पे ही बिल फटेगा। अरे कैसा बिल फटेगा, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एंड लिख दिया। एंड का मतलब क्या, दोनों मिल जाएगा उसको वॉच भी मिल जाएगी और ड्रेस भी, भाई मेरा खर्चा हो जाएगा। बट इफ आई नो द करेक्ट इंग्लिश, मैं उसे ऑप्शन देना चाहती थी। तो अगर यहाँ पे मैंने एंड को हटा के क्या लिख दिया, यू वॉन्ट अ वॉच और अ ड्रेस, तो वो फिर ठीक है बिकॉज मैंने उसको चॉइस दे दी। सो यू सी कैसे स्मार्टली आपको वर्ड्स का यूज करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंजंक्शन अपन कहीं भी लगा देंगे, ठीक है। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द डिवाइसेस, कोहेसिव डिवाइसेस, एंड देन पुट देम इनटू सेंटेंस। बात क्लियर हुई कि नहीं तो बिल बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। चलो पहला क्लियर होता है कंजंक्शन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सेकंड पे आते हैं, प्रोनाउन। अगेन प्रोनाउन भी क्या है, हमारा एक पार्ट ऑफ स्पीच ही है भाई। प्रोनाउन या जैसे बेटा अपन हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम क्यों यूज होते हैं, these are used in place of noun। pronouns are used to refer to nouns mentioned earlier in the text। यानी बार बार संज्ञा बोल बोल के परेशान हो जाएंगे। यानी बार बार मेरे को टीना का नाम लेना है, टीना टीना टीना, अरे भाई तो इसकी जगह मैं प्रोनाउन यूज करूंगी शी।
सो दे हेल्प टू अवॉइड रिपीटेशन। प्रोनाउन किस में मदद करते हैं कि कोई चीज बार बार रिपीट नहीं हो। यार तुम एक हफ्ता है, एक हफ्ते में क्या बार बार ड्रेस रिपीट करोगे? ठीक है, उसको तीसरे चौथे दिन बाद में पहनी, लेकिन जो है हर दिन थोड़ी ना रिपीट करोगे सेम ही ड्रेस। तो सिमिलरली यहाँ ग्रामर में भी व्हेन यू आर राइटिंग, आप जब इंग्लिश राइटिंग करोगे तो चीजें रिपीट करना थोड़ा कम प्रेफर करोगे, राइट? क्योंकि जब तुम पढ़ोगे ना तुम्हें इरिटेशन होगा। सो सिमिलरली यहाँ प्रोनाउंस क्यों यूज करे जाते हैं? रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए एंड मेक द राइटिंग मोर कंसाइज। फॉर एग्जाम्पल, जॉन वेंट टू द स्टोर, ही बॉट सम मिल्क। तो यहाँ पे ही कौन हो जाएगा? हमारा प्रोनाउन। अच्छा भाई, मैंने यहाँ ही लिखा है तो तुम क्लियरली समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ? जॉन की, क्योंकि शुरुआत में मैंने उसका रेफरेंस दे दिया, ये हो गया हमारा नाउन। तो दूसरी बार मैं फिर से जॉन नहीं लिखूंगी कि जॉन वेंट टू द स्टोर, जॉन बॉट सम मिल्क, जॉन इज अ गुड बॉय, जॉन जॉन। अरे भाई बस, जॉन इब्राहिम बस। तो क्या होगा? जॉन वेंट टू द स्टोर, ही बॉट सम मिल्क। चलिए, क्लियर है प्रोनाउन? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इन टॉपिक्स को हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में देख चुके हैं। तो किसी का अगर कुछ मिस हो गया हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट लिंक दी गई होगी, वहां पे आप जो है ये सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। चलिए, थर्ड आता है अगेन एडवर्ब। वन मोर, ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। भाई विशेषण तो एडजेक्टिव होता है, ये हमें पता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? एडवर्ब में ही वर्ब छुपा है, यानी ये वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब की खासियत बताएं, उसकी क्वालिटी बताएं, है ना, कि कैसा है तुम्हारा वर्ब। क्वालिटी, क्वांटिटी, कुछ भी आप कह सकते हो। So adverbs are used to modify verbs and help to show the relationship between the parts of a sentence. जैसे देखो, ये एग्जाम्पल देखो, she sang beautifully and captivated the audience. अब यहाँ मुझे सबसे पहली चीज तुम्हें आइडेंटिफाई करनी होगी, वर्ब क्या है। वर्ब यानी क्या? क्रिया, कोई भी एक्शन। तो यहाँ एक्शन क्या है? sang। sang यानी क्या? गाया। बेटा sang क्या है? sing। sang is second form of verb and sung, forms of verb भी बताए हैं मैंने, है ना? sing, sang, sung। तो यहाँ पे ये sing का ही past tense है, तो ये क्या हो गया? हमारा verb हो गया। ठीक है, अच्छा मैंने कहा she sang, कैसा गाया पता नहीं, बेसुरा गाया, अच्छा गाया, या तालमेल नहीं हो रहा था, तो एक वर्ड मैंने तुम्हें दे दिया ब्यूटीफुली, उससे सभी को क्लियर हो गया कि भाई उस लड़की ने जो है अच्छा गाया। तो यहाँ ब्यूटीफुली ने क्या बताया? वर्ब की खासियत को बताया, शी sang ब्यूटीफुली। तो बेटा यहाँ ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा? हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो क्लियरली जो है देखो, दोनों सेंटेंसेस में रिश्ता बता रहा है, शी sang ब्यूटीफुली, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे ही रन्स, कैसे वो दौड़ता है। ठीक है, कैसे दौड़ता है? अभी तुमको लगेगा रन्स बोला है तो कोई स्पोर्टी इंसान होगा, क्या मस्त दौड़ता होगा, बिल्कुल ही चुस्त होगा। अब मैंने एक वर्ड लिख दिया, खत्म, ही रन्स स्लोली। बोलो अरे मैम पूरी कहानी बदल गई, दौड़ता तो है लेकिन कैसे? स्लोली। तो ये वर्ड्स क्या होता है बेटा? देखो क्लियरली आपका रिश्ता बता रहे हैं कि कैसा दौड़ तो रहा है लेकिन कैसा दौड़ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फास्ट लर्निंग करते हैं सब स्टूडेंट्स। अब आते हैं 4 टाइप के वर्ड्स पे। इनका नाम थोड़ा अलग है लेकिन आप सुन चुके होंगे इनका काम। नाम इज ट्रांजिशन वर्ड्स। अब ट्रांजिशन शब्द आपने सुना होगा कि आजकल भाई वैसे भी बहुत ज्यादा वीडियोस बनती है, रील्स वगैरह, तो ट्रांजिशन वीडियो बनाते हैं। तो ट्रांजिशन का मतलब कुछ वही है। ये वर्ड यूज किए जाते हैं सेंटेंसेस और पैराग्राफ को कनेक्ट करने के लिए, किस टाइप से? एक लॉजिकल फ्लो में। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। यूजुअली आप इन्हें यूज करते हैं आंसर्स लिखते टाइम। मान लो आपको कोई आंसर्स है जो पॉइंट में लिखना है, स्टेप्स में लिखना है ना? स्टेप्स वाले आंसर जो होते हैं उनमें ये बहुत काम आते हैं बेटा, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो कैसे लिखोगे? जैसे फर्स्ट स्टेप आपको कोई करना होगा, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो अपन क्या बोलेंगे? फर्स्टली, सेकेंडली, या फिर आप कह सकते हो देन, है ना? तो ये सब क्या है? ये सब ट्रांजिशन वर्ड है कि हम एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक जा रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस द प्रॉब्लम, यानी सबसे पहले हमें क्या करना होगा? प्रॉब्लम को डिस्कस करना होगा। देन यानी उसके बाद में वी कैन ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन। ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन यानी उसके हम
उत्तर ढूंढ पाएंगे, उसके सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का बेसिकली मतलब होता है कि 4-5 दिमाग जो है मिला के उस पर आइडियाज ला सकते हैं, है कि नहीं। चलिए भाई, तो ये सब वर्ड्स कैसे हैं, ट्रांजिशन, यानी बात आप कह रहे हो, बात में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन आप स्टेप बता दे रहे हो कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, उसके बाद एट लास्ट आप कुछ करने वाले हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई होप दिस इज क्लियर। तो ट्रांजिशन वर्ड नाम नया है लेकिन काम इनका पुराना ही है, जो कि हम यूज करते आए हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, मूविंग ऑन टू द फिफ्थ टाइप, जो कि नाम आपको दिख रहा है रेपिटेशन। अब रेपिटेशन यानी कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है या दोहराई जा रही है। रेपिटेशन इज द यूज ऑफ सेम वर्ड और फ्रेज। अब ये क्यों किया जाता है भाई, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं भाई यूज है। देखो, तुम्हारी मम्मी जो है तुम्हें बार बार, कभी कभार होता है ना, या तुम्हारे टीचर्स जो होते हैं बार बार तुम्हें कोई वार्निंग देते हैं। जैसे मैं हर बार स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले ये वार्निंग देती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आए ना, स्पेशली एमसीक्यू में मेरी ये वार्निंग रहती है कि भाई हर वीडियो में मैं बोलती हूँ एमसीक्यू की, भाई एमसीक्यू में तुम क्वेश्चन को सिर्फ 2 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, 5 बार पढ़ोगे बार बार मत, तुम जो है ऑप्शन बदलते हो। तो ये वार्निंग मैं बार बार देती हूँ। अब पलक मैम बार बार क्यों बोल रही है, क्योंकि मुझे पता है वो कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो मैं इस पॉइंट को रीइंफोर्स करूंगी कि भाई एमसीक्यू में क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि तीसरी बार पढ़ोगे तो बार बार तुम ऑप्शन बदलोगे दिमाग में। क्योंकि अगर तुमने पढ़ाई की होगी, दूसरी बार पढ़ते ही तुमको आ जाएगा, कुछ को पहली बार आ जाता है और दूसरी बार भी आ जाएगा, उससे आगे तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो क्योंकि मैं उस कॉन्सेप्ट को तुम्हें रीइंफोर्स करना चाह रही हूँ दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए रिपीटेशन यूज किया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे सेम कहानी है। हम रिपीटेशन क्यों करते हैं, मल्टीपल टाइम्स क्यों कह रहे हैं किसी एक चीज को टेक्स्ट में, बिकॉज इट हेल्प्स टू reinforce the key ideas and create emphasis। emphasis का मतलब क्या होता है, दबाव बनाता है कि यार ये बात मैं कहना चाह रही हूँ, इसकी गलती मत करना। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं। वैसे तो हम देखो, वैसे हम इंग्लिश जब लिखते हैं रिपीटेशन अवॉइड करते हैं। जैसे अभी पलक मैम आपने पीछे ही बताया कि नाउन का नाम आप बोल रहे हो, रिपीटेशन अवॉइड करना चाहिए, कि बार बार मैं जॉन जॉन कहूंगी, जॉन का नाम जप रही हूँ, जॉन इज अ गुड बॉय, जॉन, वो सही बात है, उस टाइम पे प्रोनाउन यूज करो। लेकिन यहाँ कहानी अलग है ना, क्योंकि मुझे पता है कुछ महाशय क्वेश्चन उठाएंगे कि मैम अभी तो आपने मना किया था रिपीटेशन का, केसेस आते हैं ना, अलग अलग केस होते हैं। ये केस है जब मुझे किसी कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। एग्जाम्पल से समझो बच्चा मेरे, उदाहरण देखते हैं। चलो, द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। यानी हम मान लो किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, उसका गोल क्या है, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, ताकि हर इंडिविजुअल क्या हो जाए, एफिशिएंट हो जाए। एफिशिएंट यानी तुमको अच्छा रिजल्ट आए उससे। टू अचीव एफिशिएंसी वी नीड टू स्ट्रीमलाइन आवर प्रोसेसेस। देखो फिर से वही वर्ड यूज किया गया, टू अचीव एफिशिएंसी, क्योंकि हमारा पूरा गोल, हमारा पूरा ध्यान अभी किस पे है। अब जैसे हम भाई मैग्नेट ब्रेन्स में आपको पढ़ाते हैं, तो हम लोग भी भाई मीटिंग्स करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हमारे प्रोजेक्ट का गोल क्या है, इंप्रूव एफिशिएंसी, कि हम एफिशिएंट हो। और हमारे लिए स्टूडेंट्स को एफिशिएंसी देना सबसे प्रायोरिटी पे। तो फिर से उस वर्ड को मैं बोलूंगी, टू अचीव एफिशिएंसी वी नीड टू स्ट्रीमलाइन आवर प्रोसेसेस। यानी हमारे जो तरीका है, हमको स्ट्रीमलाइन, लाइन टू लाइन बनाना पड़ेगा कि भैया बच्चों को पहले जो है हम चैप्टर वाइज वीडियो दें, फिर उसके बाद 1 शॉट रिवीजन दे, लास्ट मिनट रिवीजन, यानी इस टाइप से जो है बना के रखना। तो बात समझ आई, यहाँ पे एफिशिएंसी रिपीट हो रहा है बिकॉज हम जो है आपको क्या बताना चाह रहे हैं बेटा, उसका इंपॉर्टेंस बताना चाह रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर। तो ये भी एक टाइप के कोहेसिव डिवाइस है। ओके, मूविंग ऑन टू द 6th वन, अनदर न्यू नेम जिसका नाम है पैरेललिज्म। अब आई थिंक पैरेलल वर्ड सुनते ही मैथमेटिक्स आता है। बोलोगे यार मैम इंग्लिश है, क्या है, सब आ रहा है इसमें, साइंस आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, तो ऐसा ही है कुछ हमारा इंग्लिश भाई। अब पैरेललिज्म, हमने पैरेलल लाइंस पढ़ा है मैथ्स में, कुछ यूं होती हैं। पैरेललिज्म का भी कहीं ना कहीं अर्थ हल्का सा सेम है, नॉट एग्जैक्टली सेम, पैरेलल लाइंस नहीं है ये, लेकिन पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब क्या, 2 चीजें साथ में चलती हुई, है कि नहीं। सो यहाँ पे भी पैरेललिज्म क्यों यूज किया जाता है, ताकि आप एक रिदम बना सको, एक रिदम बना सको, एक बैलेंस बना सको अपने सेंटेंस में। इसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगी जिसको आप सभी अच्छे से सुनेंगे, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ठीक है, एक लड़की है, उसको ये सारी एक्टिविटीज पसंद है। क्या क्या एक्टिविटी पसंद है, देखो हम सब होते हैं लाइफ में, किसी की एक चीज नहीं होती। अब जैसे मैं, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, मुझे डांसिंग भी पसंद है, फिर एंड मुझे जो है स्पोर्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, तो बहुत मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं लोगों के। ठीक है, तो ऐसे एक लड़की है, उसको स्विमिंग पसंद है। अच्छा, मैंने और पूछा, अरे तो उसको रनिंग भी पसंद है और उसको बाइक चलाना भी पसंद है। अब ये तीनों चीजें उसको पसंद है। अब बोला कि इसको जरा इंग्लिश में अच्छे से लिख के बताओ, तो अब भाई कोई बेसिक इंसान आएगा तो वो कैसे लिखेगा,
शी लाइक्स रनिंग, शी लाइक्स रनिंग, स्विमिंग एंड बाइकिंग। ठीक है, कोई बेसिक होगा ऐसे ही लिखेगा, बोलोगे मैम शायद हम भी ऐसे ही लिखते, लेकिन अब अगर मैंने कहा पैरेललिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है तो उसमें आप पता है कैसे लिखोगे, आप लिखोगे शी लाइक्स टू स्विम कॉमा टू रन कॉमा एंड टू बाइक। तो यानी ये क्या हो गया, ये पैरेललिज्म हो गया। हम टू वर्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है पैरेललिज्म शो कर रहे हैं, एक रिदम बना रहे हैं। देखो ना सेंटेंस को बोलो मेरे साथ, शी लाइक्स टू स्विम, टू रन, टू बाइक, टू डांस, दिस इज लाइक अ रिदम। अच्छा 10-15 नहीं लगाना है, जितने दिए उतने ही करना है। सो दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ रिदम एंड बैलेंस इन दी सेंटेंस। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी कि आपको दिया हो एक सेंटेंस जिसमें किसी एक इंसान की कुछ ज्यादा एक्टिविटी हो, तो आप टू वर्ड का यूज करके यहाँ पे उस एक्टिविटी को बता सकते हैं। So which will actually represent a type of a rhythm. I hope बात सबको क्लियर हुई होगी। चलिए भाई, Moving on to 7th one, आपके हमारे सबके प्यारे synonyms। Synonyms यानी जिसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं इन हिंदी। अब synonyms के लिए मैं फिर से एक ट्रिक बताती हूँ। Synonyms की स्पेलिंग बेटा किससे शुरू होती है? एस से शुरू होती है मैम। तो एस से एस जरा मेरे बच्चे याद रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं। एस स्टैंड्स फॉर सेम, क्योंकि देर आर सम स्टूडेंट्स, देर आर एक्चुअली नॉट ओनली स्टूडेंट्स, मेनी पीपल जिनको ना सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद नहीं रहते कि मैम सेम वाला कौन था, पर्यायवाची कौन था, विलोम कौन था। सिंपल सी ट्रिक है, सिनोनिम्स एस से स्टार्ट होता है, एस से सेम भी स्टार्ट होता है। सो सिनोनिम मीन्स those words which have the same meaning, है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं अलग अलग, लेकिन जिनका मतलब सेम होता है। So synonyms are words with similar meanings that can be used to avoid repetition। देखो एक केस ऐसा था जहां हम रिपीटेशन अच्छा मानते हैं, लेकिन क्योंकि हम कोई मान लो पैराग्राफ राइटिंग आ गई एग्जाम में। अच्छा पैराग्राफ राइटिंग में तुम बोलोगे ना मैम ये वीडियो हम देख क्यों रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग आता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलते हैं मैम हमें ये सीखना है, लेकिन जब मैं वीडियो में सिखाती हूँ तो किसी को लगता है मैम ये कहाँ यूज करेंगे। तो आज मैं बता रही हूँ जो कोहेसिव डिवाइसेस पढ़ रहे हो, जब आप करोगे ना पैरा और ये राइटिंग तब काम आएंगे, क्योंकि तब मैं कहती हूँ पर्यायवाची। व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ, उसको क्रिएटिव कैसे बनाना है, यूज सिनोनिम्स। अब बार बार तुम एक ही, मानती हूँ वो शब्द तुम्हें लिखना पड़ रहा है, लेकिन उसका नया नया शब्द ढूंढो ना। वो कैसे बढ़ेगा, जब आपकी वोकैबुलरी सुधरेगी। वोकैबुलरी कैसे सुधरेगी, थोड़ी आपको बुक रीडिंग करनी है, थोड़े मेरे लेक्चर्स देखने हैं जिसमें मैं काफी नए नए वर्ड्स बताती हूँ, या फिर अपना करिकुलम की भी बुक्स पढ़ लोगे ना, उसमें जितने नए वर्ड्स हैं वो याद हो गए काफी है। मैं नहीं कहती, किसी स्टूडेंट को मैंने नहीं कहा है कि बेटे तुम निकालो हर दिन में 10-10, 100-100 याद करो, नहीं। आपकी किताबों में आपकी कोर्स बुक होती है ना, मेन बुक है, लिटरेचर बुक है, उसमें हर चैप्टर में जितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इफ यू रिमेंबर देम तो भी तुम्हारे जो है वोकैब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए। सो बात अगर मेरी समझ आई हो भाई तो देखो, द कंपनी एक्सपीरियंस्ड अ डिक्लाइन इन सेल्स। अब किसी एक कंपनी की बात है, उनकी सेल्स में जो है यानी जो उनकी बिक्री है उसमें डिक्लाइन यानी नीचे गिर गई है वो। सो द कंपनी एक्सपीरियंस्ड अ डिक्लाइन इन सेल्स। अब इस मुझे फिर से ये बात बतानी है तो मैं फिर से तो नहीं कहूंगी कंपनी एक्सपीरियंस डिक्लाइन इन सेल्स, इसकी जगह मैंने क्या कह दिया, द कंपनीज रेवेन्यू डिक्रीज्ड। डिक्लाइन की जगह मैंने डिक्रीज कह दिया, सेल्स की जगह मैंने रेवेन्यू कह दिया। बात एक ही है भाई, उसका मतलब एक ही है, इट्स जस्ट द वर्ड्स आर डिफरेंट। सो जब आप कोई पैराग्राफ वगैरह पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा हाँ भाई अच्छा क्रिएटिव लग रहा है हमें, है कि नहीं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे अगर किसी सेंटेंस में हमको कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करने हो, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल से बताती हूँ, आपको बताना हो कोई चीज ब्यूटीफुल है तो आप हर बार तो उसको ब्यूटीफुल नहीं कहोगे, यू कैन यूज अदर सिनोनिम्स, लाइक आप प्रिटी कह सकते हो, है कि नहीं। आप अडोरिंग कह सकते हो, कहते हो ना कितना भाई सोशल मीडिया पे तो अलग अलग कैप्शन यूज करते हो, तो वैसे ही आप जो है यहाँ पे अपनी सिनोनिम वोकैबुलरी भी बढ़ा सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके क्लियर है। तो ये भी एक टाइप के क्या हो गए भाई हमारे कोहेसिव डिवाइसेस। चलिए भाई, अब कोहेसिव डिवाइसेस के टाइप्स तो हमने पढ़ लिए। यहाँ आपकी मदद के लिए मैंने बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे दिए हैं आपकी हेल्प के लिए, ताकि जब आप राइटिंग करो कोई भी चीज में, पैराग्राफ हो, आंसर हो, सो दैट यू कैन यूज दीज वर्ड्स। आप बार बार एंड का इस्तेमाल मत करो, आप इनमें से बाकी सब वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं। इफ यू वांट टू शो सिमिलैरिटी, मान लो आपको कहीं भी सिमिलैरिटी दिखानी हो, सेम चीज दिखानी हो, तब आप इन कोहेसिव डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। एक तो सबसे कॉमन है
एंड जिसे हम यूज करते हैं, बाकी आप नोट कर सकते हो अपने पास, ऑल्सो का यूज कर सकते हो, है ना, दैट आई वॉन्ट दिस एंड ऑल्सो आई वॉन्ट दैट, तो एंड की जगह हम ऑल्सो यूज कर सकते हैं। टू, TOO2, ओके, ब्रिंग दिस टू यानी ये भी लेते हुए आना, तो टू का भी मतलब क्या होता है, भी होता है। सिमिलरली यानी सेम तरीके से, इक्वली का भी मतलब वही होता है, आइडेंटिकली, इक्वली, मतलब ये सारे वर्ड्स हैं जो आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो कॉमन वर्ड्स हैं, मैं बहुत, आई नेवर प्रेफर एनीवन गोइंग टू डिफिकल्ट। भाई तुम बेसिक में भी थोड़ा लेवल अप करो ना, एवरीथिंग विल बी ग्रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, अब ऐसा जब केस आएगा, मान लो तुमको कोई ऐसे लिखने को आ गया, तुमको लेटर वगैरह लिखना है, जहाँ तुम्हें कुछ कंपेयर करना होगा, है ना, तुलना करनी होगी, कंपेयर इज बेसिकली तुलना। सो इस केस में आप इस टाइप के कुछ कोहेसिव, ये कुछ कॉमन है अगेन, इसके अलावा भी अगर आपके पास वो कैब है आप कर सकते हो, ये तो मैंने कॉमन बताए हैं सबके हिसाब से। जैसे पहला होगा बट यानी क्या, लेकिन, है ना, आई वेंट टू द स्टोर बट इट वॉज क्लोज, यानी लेकिन। नेवरथलेस इज अ गुड वर्ड, इसका मतलब होता है फिर भी, यहाँ लिख दे रही हूँ, है ना, नेवरथलेस का मतलब होता है फिर भी। मीनवाइल यानी उसी बीच में, मीनवाइल। हावेवर इज ऑल्सो थोड़ा बहुत लेकिन से मिलता हुआ है। बाय कंपैरिजन या इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ब्लैक और व्हाइट, तो कॉन्ट्रास्ट यानी जब तुम कंपेयर कर रहे हो, जैसे मैंने कहा इंडिया इन कॉन्ट्रास्ट टू अमेरिका इज अ हॉटर कंट्री, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आओ। अब ऐसे कहीं केसेस आते हैं जहां आपको किसी चीज पे एम्फसाइज करना हो, यानी फोकस डालना हो, या फिर अभी पीछे अपन ने देखा ना दबाव डालना हो, तो आप कैसे कह सकते हो, ये वाले वर्ड्स यूज कर सकते हो। जैसे इनफैक्ट, जैसे आप बोल सकते हो इनफैक्ट दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी, है ना, या इनफैक्ट दिस इज द बेस्ट चैनल, ओके। एब्सोल्युटली का यूज करो, विदाउट एनी डाउट यानी निसंदेह, है ना, निसंदेह मैग्नेट ब्रेन के टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो सर्टेनली, ऑब्वियसली, डेफिनेटली, ओके, डेफिनेटली की स्पेलिंग ये है भाई, कुछ बच्चे बहुत गलत लिखते हैं डेफिनेटली की स्पेलिंग, तो बेटा ध्यान रखना आपसे, है ना, स्पेलिंग पे भी फोकस करना है। चलो नाउ अगेन कोहेसिव डिवाइसेस तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक थे, लेकिन इनका यूज बहुत ही बढ़िया है, तो भाई अपनी लैंग्वेज में यूज करना शुरू कीजिए। एंड हम आते हैं कुछ एक्सरसाइजेस पे, यानी जितना कुछ मैंने सिखाया है भाई अब टाइम है उसे टेस्ट करने का, तो फटाफट से जो हम इन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं साथ में। व्हाट यू नीड टू डू इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द कोहेसिव डिवाइसेस गिवन इन द ब्रैकेट। तो मैं ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इंग्लिश ग्रामर में देयर आर वेरी रेयर केसेस व्हेन यू गेट क्वेश्चंस ऑन डेफिनेशंस। आपको यूजुअली क्वेश्चन फिल अप या डू एज डायरेक्टेड से आते हैं, सो ये कुछ वही टाइप के क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। अब आपके कन्वीनियंस के लिए बेटा यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना उसमें कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड्स अपन एक बार पढ़ लेते हैं। इन एडिशन, अदरवाइज, हावेवर, एज अ रिजल्ट, मोर ओवर, फर्स्टली, इन स्पाइट ऑफ दिस, इन जनरल, ऑन द कंट्री, बिसाइड, यानी जहां जहां कॉमा है वो एक अलग अलग वर्ड है। अब आपको ये कुछ फिलअप्स दिए हैं जहां पे डैश हैं, आपको पहला क्या करना है, स्टेप सेंटेंस पढ़ना है, दूसरा कॉमन सेंस यूज करना है ना, विच इज नॉट वेरी कॉमन। तो कॉमन सेंस यूज करो, सेंटेंस का मतलब समझो, एंड देन इनमें से करेक्ट कोहेसिव डिवाइस लगाओ, जिसका आंसर करेक्ट जाता है भाई उसका एक सही मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दैट इज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कहता है इट वाज रेनिंग हेवीली डैश द मैच कंटिन्यूड, यानी बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब लिखा क्या है, द मैच कंटिन्यूड, मतलब तुम समझो इतनी तेज बारिश हो रही थी फिर भी मैच कंटिन्यू हुआ। सो फिर भी के लिए हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, इन स्पाइट ऑफ दिस, यानी उसके बावजूद, मतलब इतनी बारिश हो रही है उसके बावजूद भी मैच कंटिन्यू हुआ। अच्छा बेटा कुछ केसेस होंगे जहां पे दो वर्ड्स भी आप सिमिलरली लगा सकते हो उस जगह पे, जैसे यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ दिस भी यूज कर सकते हैं या फिर हाउएवर भी आ सकता है। तो जिस बच्चे ने इन दोनों में से आंसर बताया है यू आर राइट, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दिस और हाउएवर यहाँ पे सेम ही स्टैंड करता है, क्लियर है। अच्छा मैं ये हर बार चीज करती हूँ कि मैं ना आंसर लिख के नहीं रखती हूँ, मैं साथ में सॉल्व करती हूँ। क्यों? बिकॉज ताकि आप जितने भी लर्नर्स ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लगे हाँ भाई कि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, अब जरूरत नहीं है सेम क्वेश्चन आए, लेकिन आपको अप्रोच आ जाएगी कि भाई क्वेश्चन लगाते कैसे हैं। सो आइदर इट बी दिस क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन देते यू नो कि अच्छा भाई पलक मैम ने पहले ये सोचा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया एंड देन आंसर निकाला। ओके चलिए नंबर 2, डैश वी आर हैप्पी अबाउट द रिजल्ट, यानी भाई बच्चे का रिजल्ट आया होगा तो हम उसके बारे में खुश हैं, लेकिन यहाँ पहले कुछ भी नहीं दिया है कि कॉन्ट्ररी की बात हो, कुछ बात हो, ऐसा जनरल सी बात है। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे था आई थिंक है ना,
हाँ जी, ये रहा इन जनरल। बेटा अगर आगे पीछे कुछ दिया होता तो हम लगाते इन कॉन्ट्ररी कुछ, लेकिन कुछ नहीं, नॉर्मल का हम रिजल्ट के लिए खुश थे, यानी इन जनरल हम जो है रिजल्ट के बारे में खुश थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 3। ही डायरेक्टेड द मूवी ब्रिलियंटली डैश ही कंपोज्ड ऑल दी सॉन्ग्स, यानी एक इंसान है जिसने मूवी को डायरेक्ट भी किया और उसी ने ही सारे जो गीत हैं वहां पे यानी सॉन्ग्स कंपोज किए। तो यानी एक काम किया प्लस उसने दूसरा काम किया, प्लस दूसरा काम किया, यानी क्या वर्ड आएगा? इन एडिशन टू था आई थिंक यहाँ पे, है ना। वर्ड्स अपन देख लेते हैं यहाँ पे, इन एडिशन। ओके, सो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इन एडिशन ही कंपोज्ड ऑल दी सॉन्ग्स, यानी इसके बावजूद प्लस करने पे और कोई है? अच्छा, मोर ओवर वर्ड भी है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, इन एडिशन एंड मोर ओवर, यानी उसने डायरेक्ट तो की, उसके अलावा यानी इन एडिशन टू उसने जो है सॉन्ग्स भी सारे कंपोज किए। ओके, क्लियर है? चलिए नंबर 4। वी वर प्लानिंग टू विजिट मुन्नार डैश वी वर अनेबल टू गो ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा भाई, हम जो है मुन्नार जाने का सोच रहे थे, अब यहाँ पे क्या होगा? लेकिन होगा, है ना, क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शन थे इसलिए हम नहीं जा पाए। तो लेकिन क्या होगा? यहाँ पे अपन कर सकते हैं however, है ना, however, लेकिन के लिए however यूज करेंगे, however we were unable to go due to COVID restrictions. Number 5, businesses are doing badly dash they are finding it difficult to pay back their loans, यानी यहाँ बात हो रही है कि धंधों में भाई बड़ी कटौती आ रही है, बहुत ही बुरा काम कर रहे हैं और जो है इस वजह से हो सकता है जिन उनका लोन पे करने में दिक्कत हो। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ लिखा है पहले कि बिजनेस गंदे चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं और लोन नहीं पे कर पा रहे, तो बात सिंपल हुई ना, क्योंकि बिजनेस बुरे चल रहे हैं तभी तो इंसान लोन नहीं पे कर पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? बिजनेसेस आर डूइंग बैडली डैश दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, तो यानी उसकी वजह से, हम लिख सकते हैं एज अ रिजल्ट, ठीक है, एज अ रिजल्ट, क्योंकि उसकी वजह से हुआ ना बेटा, बिजनेस बैडली जा रहे हैं इसलिए एज अ रिजल्ट दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पे बैक देयर लोन्स। होपफुली सबने पिछले आंसर देख लिए होंगे, है ना। चलिए नंबर 6, इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमरास will deter people from throwing waste in public places dash it will help police to catch criminals, ठीक है, यानी आप सीसीटीवी कैमरा लगाओगे तो ये कहा है कि तब लोग जो है फिर फाइनली कचरा नहीं फेंकेंगे, हम उन्हें पकड़ पाएंगे। और उसी के साथ साथ लग रहा है, बोलते हैं ना एक पन दो काज, मतलब एक तीर दो निशाने, तो जैसे लोग वेस्ट भी नहीं फेंकेंगे और क्रिमिनल्स को पकड़ने में भी अगर कोई कुछ करता है चोरी वोरी तो सीसीटीवी में पकड़ा जाएगा, यानी एक काम भी हो रहा है दूसरा काम भी। तो बेटा क्या लिखेंगे? वही वर्ड इन एडिशन, ये 2-3 वर्ड एक साथ लिख सकते हो, इन एडिशन और क्या है भाई? मोर ओवर, ठीक है। और भी कोई है? बिसाइड्स भी है आई थिंक, यस बिसाइड्स भी आ सकता है। मतलब बिसाइड्स का मतलब क्या हुआ कि वेस्ट वाले जो वेस्ट फेंकेंगे, कचरा फेंकेंगे, वो तो पकड़ा ही जाएंगे। बिसाइड्स यानी इसके अलावा और क्या हो सकता है? पुलिस को भी क्रिमिनल कैच करने में मदद मिलेगी। तो ये 3 वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, या तो इन एडिशन, अच्छा तीनों में से एक ही करना है, तीनों मत लगा देना एक ही में, ठीक है, या तो इन एडिशन, या तो मोर ओवर, या तो बिसाइड्स। क्लियर है भाई? चलो और कुछ क्वेश्चन है, 3 और क्वेश्चन है। नंबर 7, डैश आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग, तो यानी आपने पार्टी बुलाई होगी, तो पार्टी जब बुलाते हैं तो अपन सबको क्या करते हैं? सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं ना कि थैंक यू ऑल फॉर कमिंग, है ना। तो यहाँ पे आई थिंक फर्स्टली वर्ड है क्या? यस करेक्ट भाई, फर्स्टली वर्ड है। तो फर्स्टली सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आप सब आए यहाँ पे, उसके बाद जो भी है भाषण देंगे हम आगे, ठीक है। चलो नंबर 8, आंसर ओनली इफ यू आर श्योर डैश यू विल लूज मार्क्स एज देयर इज नेगेटिव मार्क्स एज देयर आर नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, इज नहीं होगा आर होगा, ठीक है। तो वही बात है भाई कॉम्पिटिटिव्स में, जहाँ पे आंसर तभी करो जब आप श्योर हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करा तुमने तो फिर तुम्हारे मार्क्स चले जाएंगे फॉर रॉन्ग आंसर। सो आंसर ओनली इफ यू आर श्योर डैश यू विल लूज मार्क्स, तो डैश यानी अदरवाइज, नहीं तो, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है यार, बेसिक सा है, सबको आएगा, अदरवाइज नहीं तो। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। People expected the stock market to crash due to COVID dash it went up, तो कोविड की वजह से जो है पीपल को ये लगा, लोगों को ये लगा कि स्टॉक मार्केट जो है ना क्रैश कर जाएगा। हंसो नहीं भाई, कोई बात नहीं, फंबल हो जाता है मैम से भी, ठीक है। सो पीपल ने क्या एक्सपेक्ट किया कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा ड्यू टू कोविड,
लेकिन इट वेंट अप, तो तुम कॉमन सेंस लगाओ ना, अगर लोगों ने एक्सपेक्ट किया क्रैश होने का, ऊपर गया, तो क्या वर्ड आएगा, लेकिन। तो लेकिन के लिए क्या यूज कर सकते हो, लेकिन के लिए तुम यूज कर सकते हो हाउएवर, है ना, या ऑन द कॉन्ट्ररी भी बढ़िया है, ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे बढ़िया रहेगा, है ना, ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि उल्टी बात हो गई ना, बिल्कुल ही तुमने कुछ सोचा कुछ और हो गया। सो आई थिंक ऑन द कॉन्ट्ररी वर्ड था हमारे पास, यस बिल्कुल है, ऑन द कॉन्ट्ररी। ओके, इज इट क्लियर और नॉट, बात क्लियर हुई। चलिए, अब ये सारे क्वेश्चन तो मैंने कराए थे, बच्चे बोलेंगे मैम हमें भी बता दो कि हम कुछ आपको बताएं कि हमने सब समझ लिया है। तो बेटा ये रहा आपकी टेस्टिंग के लिए छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन इज Mahesh is not likely to get army selection. He is always sick. Dash, he is only 5 feet tall. तो भाई कोई बंदा है, महेश है, वो आर्मी में सिलेक्शन नहीं ले पाएगा क्योंकि एक चीज बताई है, वो हमेशा सिक रहता है, और दो और उसकी हाइट जो है सिर्फ 5 फीट टॉल है। तो पीछे जो हमने वर्ड्स देखे थे ना, मैं आपको 2 मिनट के लिए वहां पे वर्ड्स दिखा देती हूँ, यहाँ आप देख सकते हो, इनमें से कौन सा वर्ड जो है उस आंसर में आएगा, आपको बताना है। अच्छा भाई, ये होमवर्क कहाँ सबमिट करना है, तो बेटा कमेंट सेक्शन में। क्या करोगे, नीचे कमेंट सेक्शन दिया होगा, HW लिखोगे एंड सिर्फ राइट योर आंसर, पूरा सेंटेंस मत लिखना। एंड मैं उम्मीद करती हूँ सब आंसर दोगे, डोंट डिसअपॉइंट मी, जितना हमने लेसन में पढ़ा है आई होप आप सभी समझ पाए होंगे। ओके, आई विल कम एंड चेक द आंसर्स ओनली ओवर देयर। So dear learners, with this we end the wonderful session for cohesive devices. Hopefully, उम्मीद करती हूँ कि भाई आपके जो है जितने डाउट्स हैं क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आता है, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि वो इस फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का जो है बेनिफिट ले सकें। सो मिलते हैं हमारे अगले ग्रामर के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।